आप लोग स्वागत है आपका संगीता एजुकेशन एकेडमी में। तो आइए आज हम लोग एक और नया वीडियो देखते हैं। झारखंड टेट से सीडीपी का वीडियो है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 17 तक का क्वेश्चन पूरा कर चुके हैं और आज 18 नंबर क्वेश्चन से का टॉप 30 क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? आप किसी भी चीज़ को मूल्यांकन क्यों करते हैं? आपका उद्देश्य क्या होता है? तो हम लोग देखते हैं। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसका पुष्टि प्रदान करने के लिए। जी बिल्कुल। आप लोग मान लीजिए आप झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग उसका मूल्य जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जो जिस बुक से पढ़ाई कर रहे हैं उसका मूल्यांकन आप लोग करेंगे कि नहीं, कि किस हद तक हमारा क्वेश्चन हो चुका है, किस हद तक हम नंबर ला पा रहे हैं प्रैक्टिस सेट में। तो उसका मूल्यांकन का मतलब हम इतना नंबर तैयार कर चुके हैं कि हम एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे कि या नहीं। तो मूल्यांकन का यही उद्देश्य होता है कि उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसका पुष्टि प्रदान करना। फिर आगे भी ऑप्शन देख लेते हैं। तो क ही सही होगा। आगे का ऑप्शन देख लेते हैं। अधिगम की कठिनाई और समस्या वाले क्षेत्र को पता लगाना। जी नहीं। जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना। जी नहीं। बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एक प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल देना। जी नहीं। कभी भी बच्चे को लेबल नहीं देना है कि तुम अच्छे बच्चे हो, तुम बुरे बच्चे हो, या फिर तुमको पढ़ना नहीं आता, तुमको लिखना नहीं आता। किसी बच्चे को हमको हतोत्साहित नहीं करना है। सब बच्चे को प्रेम से पढ़ाना है और एक बराबर शिक्षा देना है। फिर अगला क्वेश्चन है, शेपिंग की संकल्पना दी गई है। शेपिंग मतलब शेप आकार। तो शेपिंग का मतलब होता है आकृतिकृत, आकार देने वाला। मतलब आकार का संकल्पना कौन दिया है? जैसे आप लोग शेप देख के समझ जाएंगे, शेप में आकार, लेकिन शेपिंग का मतलब है आकारकृत। आकारकृत इसका संकल्पना कौन दिया है? तो इसका संकल्पना स्किनर जी दिए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। किस तरह समझ सकता है बताइए? एक अध्यापक मान लीजिए क्लास में 10 बच्चे हैं और वो अलग अलग राज्य से पढ़ रहे हैं। तो अध्यापक कैसे व्यक्तिगत भिन्नता को पता लगा, कैसे उनकी व्यक्तिगत भिन्नता को समझेगा? एग्जाम्पल देखते हैं। अरे ऑप्शन, गृह कार्य के आधार पर। जी नहीं। गृह कार्य का मान लीजिए आप रोटी बना रहे हो, वो भी रोटी बनाएगा। आप कुछ टिफिन में लाए हैं तो भी वो टिफिन में वो ला सकता है। तो गृह कार्य के आधार पर तो वो बिल्कुल नहीं पहचानेगा। भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। जी बिल्कुल। अगर ये ऑप्शन सही है, ख नंबर। अगर जो कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा है तो वो क्लास में मान लीजिए अलग अलग राज्य से पढ़ रहा है, कोई हिंदी बोले, कोई तेलुगु, कोई मलयालम, तो बच्चा की भाषा से ही पता चलेगा कि ये इस राज्य का बच्चा है। तो व्यक्तिगत भिन्नता को पहचानने के लिए भाषा में अभिव्यक्ति के आधार पर। बुद्धि के आधार पर। जी नहीं। बुद्धि तो सब बच्चों के मान लीजिए उसका बुद्धि भी वही है, उसका बुद्धि भी वही है, तो बुद्धि का आँखों के संपर्क से। जी नहीं। बहुत सारे लोगों के आँख एक जैसे होते हैं, तो आँखों के संपर्क के आधार पर बिल्कुल नहीं। तो ख नंबर ही सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यह तथ्य है कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैरना नहीं सीख सकते का निहितार्थ है, का मतलब है, का अर्थ है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि मछली उड़ नहीं सकती और उल्लू तैर नहीं सकता, आखिर इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन में देखते हैं। अधिगम पर जैविक सीमाओं का प्रभाव। जी बिल्कुल। देखिए सभी व्यक्ति, सभी मनुष्य, सभी पशु पक्षियों पे जैविक सीमाओं का एक बॉन्ड होता है। सबके एक जैविक सीमाएं होती हैं। जैसे कि आप हैं तो आप मनुष्य हैं, बच्चे हैं तो उड़ नहीं सकते, पक्षियां हैं तो तैर नहीं सकती, वो चल नहीं सकती। तो सबका एक जैविक सीमा होता है। एक जैविक सीमा तक ही वो आदमी, वो उस पक्षी, वो जीव, वो जंतु काम कर सकता है। तो इसलिए जैविक सीमाओं के कारण उल्लू तैरना नहीं जानता और मछली उड़ना नहीं जानती। आगे का भी ऑप्शन हम लोग दे देते हैं, वैसे तो यही सही है। इन जीवों की सुस्ती। जी नहीं। सभी अपने जीव अपने सामर्थ्य के अनुसार काम करते हैं। उनके अनुभव की कमी। जी नहीं।
उपयुक्त पुनर्बलन की कमी जी नहीं। कितना भी अब आपको कितना भी पुनर्बलन दे दिया जाए, कितना भी प्रोत्साहित कर दिया जाए, आप उड़ सकते हैं, उड़ सकते हैं, उड़ सकते हैं, क्या आप उड़ सकते हैं? जी नहीं। तो पुनर्बलन की कमी बिल्कुल नहीं। अनुभव की कमी, क्या आपको हम 10 दिन वो नकली पंख लगा के उड़ना सिखा दें तो क्या आप उड़ सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। पक्षियों की तरह आप कभी नहीं उड़ सकते। तो एक जैविक सीमा होती है। तो ऑप्शन नंबर क ही सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षक के बारे में सत्य नहीं है? देखिए निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव ही होगा। तो निगेटिव का भाई निगेटिव में निगेटिव ऑप्शन हमको ढूंढना है। तो निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण, ये शिक्षण होगा, शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला है, शिक्षण अन्वेषण है। तो बताइए शिक्षण के बारे में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन में 5 सेकंड का आप लोग को टाइम देते हैं। 1 2 3 4 5। तो देखिए ये सब समझ के आधार पे प्रश्न होता है, इस प्रश्न को समझना होता है भाई। शिक्षण के लिए क्या सत्य नहीं है? तो देखिए शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, जी बिल्कुल। एनसीएफ 2005 कहता है कि जो भारत का शिक्षा है वो लचीला होना चाहिए, शिक्षा कठोर नहीं होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए। तो ये तो सही है। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है, जी बिल्कुल। औपचारिक शिक्षा तो हम स्कूल पे जाके ग्रहण करते हैं, अनौपचारिक शिक्षा जो हमें हमारे माता पिता, पास पड़ोस, भाई बहन से मिलता है, उन्हें अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो शिक्षण अनौपचारिक और औपचारिक दोनों होता है, बिल्कुल सही है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, जी बिल्कुल है। विज्ञान के साथ साथ शिक्षा कला भी तो है। शिक्षण अन्वेषण है, यही नहीं सही है। तो यही नहीं सही है, तो बताइए दोस्तों। नहीं का भाई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर घ सही होगा, क्योंकि ये निगेटिव पूछा है। शिक्षण के बारे में कौन सत्य नहीं है? तो यही शिक्षण अन्वेषण होता है, यही सत्य नहीं है। तो निगेटिव का भाई निगेटिव, आंसर नंबर घ सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ लोग को का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होता है? मतलब इनके क्वेश्चन का, पूरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा है उसको गुस्सा आ जाता है तो खेलने चला जाता है, और वो तब तक नहीं आता जब तक उसका माइंड सेट ना हो जाए, उसका मूड जो साफ ना हो जाए। तो फॉर एग्जांपल बता देते हैं आप लोग को। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, भले का वो बहुत बड़ा अफसर है, वो अपने ऑफिस में गया, पूरा घर से पूरा रेडी होके अच्छे से फिट फाट कोट पैंट पहन के, और जब ऑफिस में पहुंचा तो उसका बॉस जो है वो उसको खूब फटकार लगा दिया। फटकार लगा दिया तो हाँ, तो वो चुपचाप बेचारा सुन लेगा। लेकिन अगर वो, जब वो व्यक्ति घर पे वापस आता है और मान लीजिए वो आते ही उसका बच्चा दौड़ते गया पापा 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 करते करते, तो वो बॉस का गुस्सा उस पर 2 चटान लगा के जड़ देगा। और बीवी, मान लो उसकी बीवी आती है, गिलास में पानी लेके गिलास पटक देता है, जो बोल डांटने लगता है उसको, तो वो मतलब अपना माइंड सेट करने के लिए क्या करता है, प्रक्षेप विस्थापन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ख सही होगा। वो विस्थापन करता है, अपने गुस्से को पलट देता है, अपने भाव को पलट देता है, तो वो विस्थापन करता है। समझ में आया? फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है? देखिए निगेटिव पूछा है ना, तो आप लोग आंसर सोच समझ के दीजिएगा, निगेटिव का आंसर निगेटिव ही होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला, चिंतन और भाषा असंबंधित है। देखिए गलत पूछा है ना, तो पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। असंबंधित तो बिल्कुल नहीं, चिंतन और भाषा दोनों संबंधित है। मान लीजिए आप अपने दिमाग में कोई चीज़, कोई बातें सोच रहे हैं, तो उसको कैसे व्यक्त करेंगे? भाषा के माध्यम से ही व्यक्त करेंगे ना। तो चिंतन भाषा में बिल्कुल बहुत संबंध है। तो पहला ऑप्शन ही गलत है, और गलत का भाई गलत। तो ऑप्शन नंबर क ही सही होगा। आगे का भी ऑप्शन लोग देख लेते हैं। चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय है, जी बिल्कुल सही है। चिंतन एक प्रकार का सूचना प्रकरण है, बिल्कुल सही है। चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती हैं, जी बिल्कुल। मान लीजिए आप कोई बात सोच रहे हैं, कहीं गए आप लोग घूमने और वहाँ की कोई अच्छी अच्छी चीज़ देख के आए हैं, तो जब सोचेंगे तो आपके दिमाग में वो फिगर नजर आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के लिए निर्धारित घंटे कितने हैं?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जो सीटेट, झारखंड टेट, हरियाणा पीआरटी की जो वैकेंसी निकली है उस सब में, यहाँ तक कि केवीएस तक के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। आरटीई अधिनियम 2009 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको पूरा डिटेल में देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम करने निर्धारित घंटे कितना है? 40 घंटा जी नहीं, 42 घंटा जी नहीं, 48 घंटा जी नहीं, 45 घंटा। ग नंबर सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत कौन दिया था? गिलफोर्ड, स्पीयरमैन, स्टर्नबर्ग या फिर स्टर्नफोर्ड? आप लोग को 5 सेकंड का टाइम देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर होगा गिलफोर्ड। गिलफोर्ड जी ने त्रिविमीय सिद्धांत, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत दिया। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत कौन दिया है? तो गिलफोर्ड दिए हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम कर्ता केंद्रित शिक्षण अधिगम व्यूह रचना नहीं है? देखिए नहीं दिया है तो आप लोग इसमें निगेटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी अधिगम कर्ता केंद्रित, अधिगम कर्ता मतलब शिक्षक शिक्षक नहीं छात्र की बात की जा रही है, अधिगम कर्ता। निम्न में से कौन सा अधिगम कर्ता केंद्रित शिक्षण नहीं है? प्रयोजन जी बिल्कुल है। अधिगम कर्ता जब तक कोई योजना नहीं बनाएगा, जिस टॉपिक को उसको पढ़ाना रहेगा वो पढ़ेगा कैसे? समस्या समाधान जी हाँ, अगर उसको कहीं से किसी टॉपिक में समस्या हो रहा है तो समाधान करेगा। सहकारी अधिगम जी बिल्कुल। तो व्याख्यान यही नहीं है, क्योंकि व्याख्यान तो टीचर केंद्रित होता है, व्याख्यान विधि टीचर केंद्रित हो। जैसे हम आप लोग को बोल बोल के पढ़ा रहे हैं तो हम लेक्चर दे रहे हैं, तो ये टीचर केंद्रित है व्याख्यान विधि। तो यही नहीं है तो निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव ऑप्शन नंबर ख सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है? देखिए विकास नहीं, निगेटिव पूछा है। आप लोग ये नहीं देख के क्वेश्चन करिएगा, क्योंकि नहीं आप लोग का एग्जाम में बहुत सारा नंबर गलत करवाता है। तो नहीं भाई, नहीं भाई को ध्यान में रखिएगा। निम्न में से कौन सा एक विकास का सिद्धांत नहीं है? तो पृथक्करण का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत, अंतर संबंधों का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत। तो देखिए इसमें पृथक्करण का सिद्धांत नहीं है, पृथक्करण ही विकास का सिद्धांत नहीं है, अलगाव ही विकास का सिद्धांत नहीं है। तो निगेटिव का भाई निगेटिव होगा ऑप्शन नंबर। और जो भिन्नता का सिद्धांत, सभी लोगों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, कोई किसी की भाषा कुछ और होती है, किसी की भाषा कुछ और होती है, तो सभी में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, उसका विकास अलग अलग तौर पे होता है, कोई लंबा होगा कोई छोटा होगा। अंतर संबंधों का विकास जी बिल्कुल, विकास एक अंतर संबंधी प्रक्रिया है, सभी शारीरिक मानसिक गतिविधियां जो होती हैं वो सब अंतर संबंधित होती हैं। दिशा का सिद्धांत जी बिल्कुल, आप लोग विकास बहुदिशाई है। जैसे आप लोग सुनेंगे सर से पांव तक का विकास, कमर से हाथ पैर का विकास, तो दिशा विकास बहुदिशा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क है। फिर अगला क्वेश्चन है, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से दूर रखा जाता। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच दूरी कम कर दी गई। अतः अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है, मतलब किसका उदाहरण? कहने का मतलब ये है कि पहले जो राजू था वो खरगोश से डरता था, बाद में वो खरगोश से हिल मिल गया और उसके साथ खेलना पसंद करने लगा। एक किस चीज़ का उदाहरण है? तो इसका देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, इनमें से सभी। तो जी नहीं, इसमें से शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत होगा। ये जो पूरा प्रक्रिया किस चीज़ का एग्जाम्पल है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक बच्चों की शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? इन जितने कारण दिए हैं इनमें से कौन सा कारण बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करता है? भौगोलिक कारक जी बिल्कुल। देखिए कहीं कहीं कोई कोई बच्चा ऐसे माहौल में होते हैं, कई लोग जाके जंगल में बसे रहते हैं, पिछड़े एरिया में बसे रहते हैं, तो वहाँ पे उनको वो वातावरण नहीं मिल पाता, उनको पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाता, पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, तो उनके विकास उससे प्रभावित होता है। उनका शरीर उतना बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा, उनके कुपोषण के शिकार हो जाएंगे वो लोग। तो भौगोलिक कारण विकास को प्रभावित करता है। पौष्टिक आहार, पौष्टिक वातावरण जी बिल्कुल। पौष्टिक वातावरण, अगर आपको पौष्टिक वातावरण ना मिले, आपको केवल ये नॉर्मल वातावरण मिले, नॉर्मल खाना मिले, नॉर्मल भोजन मिले, तो आपका शरीर क्या उतना ग्रोथ करेगा जो एक पौष्टिक आहार के बच्चे को कर रहा है? तो पौष्टिक आहार भी विकास को प्रभावित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जी बिल्कुल। हमारे शरीर की अगर स्रावी ग्रंथियाँ सही नहीं होंगी तो क्या हमारा शरीर विकास करेगा? नहीं करेगा। ग्रोथ करेगा? नहीं करेगा। तो ये तीनों सही, यानी इनमें से सभी सही हैं। देखिए दोस्तों, आज का एक टॉप 30 क्वेश्चन हो गया झारखंड टेट से, जो आपको एग्जाम में देखिएगा बहुत हेल्प करेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जो चैनल पर नए आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।